भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरे पर कायरा पहुंचना और वहां मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ मिलकर आपसी रिश्तों को हर दिशा में मजबूत करने का वादा करना अस्वाभाविक नहीं है। मतलब ये बहुत अच्छे नज़रिए से देखने वाला है। अल सीसी इसी साल जनवरी में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे 26 जनवरी 2023 को, जिसमें दोनों शीर्ष नेताओं ने कई अहम फैसले भी लिए थे और द्विपक्षीय रिश्ते का स्तर ऊंचा करके सामरिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति भी जताई थी। अल सीसी की भारत यात्रा के 5 महीने बाद ही प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राजकीय दौरे पर पहुंचे और राष्ट्रपति जी को G20 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बतौर विशेष अतिथि अल सीसी के लिए उन्होंने आमंत्रित किया और इनविटेशन दिया। यह सम्मेलन इसी साल सितंबर में भारत में होने वाला है। G20 की बैठक दुनिया में मिस्र का एक विशेष स्थान है। वह न केवल सिर्फ अरब देशों में सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, बल्कि उसकी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य का व्यापक प्रभाव अरब दुनिया के सभी हिस्सों पर है। और बता दें, इस्लाम के नज़रिए से भी उसकी एक साख है, एक हैसियत है, एक वैल्यू है। अल अजहर विश्वविद्यालय के फतवे का काफ़ी आदर किया जाता है। बेशक मिस्र में कट्टरपंथी विचारधारा भी बनती है, जिसको इख्वान अल मुस्लिमीन और कह सकते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड ने बढ़ावा दिया। मगर अल सीसी की हुकूमत और इससे पहले 1950s 1960s के दशक में वहाँ के मशहूर नेता गमाल अब्देल नासिर ने पूरी कोशिश की कि ऐसी विचारधारा जड़ न जमा सके। कट्टरपंथी सोच यहाँ थोड़ा सा न्यूट्रलाइज रहे। यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि नासिर, नेहरू और टीटो ने ही गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। ये ऐसा ज़माना था जब भारत में मिस्र के संबंध में विशेष गर्म जोशी देखी गई थी और दोनों देश इस प्रयास में थे कि वे विश्व में औपनिवेशिक व्यवस्था को ख़त्म करके स्वतंत्र घरेलू व विदेश नीति की राह चलें। दोनों देशों ने तब द्विपक्षीय आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ाने का भी प्रयास किया, लेकिन इसमें खास कामयाबी नहीं मिली। सन 1967 में इजराइल के साथ युद्ध में मिस्र पराजित हो गया, जिसके कारण नासिर और मिस्र की साख अरब दुनिया व विकासशील देशों में काफ़ी कम हो गई। सन 1970 में नासिर के देहांत के बाद अनवर अल सादत ने उनकी जगह ली। सादात ने मिस्र की विदेश नीति को एक नया मोड़ दिया। पहले तो उन्होंने 1973 में इजराइल से युद्ध के जरिए मिस्र की कुछ भूमि और साख वापस करने की कोशिश की। इसमें कुछ सफलता मिलने के बाद उन्होंने मिस्र के संबंध सोवियत संघ अरब रूस के संबंध में रेफरेंस में कम करके अमेरिका के साथ बढ़ना तय किया। इससे 1977 में उन्होंने अरब दुनिया और विश्व को तब चौंका दिया जब उन्होंने इजराइल का दौरा किया। मुझे वह दिन भी व्यक्तिगत रूप से समझ में आता है, क्योंकि उस ज़माने में कायरा में भारतीय दूतावास में नियुक्त एक डिप्लोमेट के अनुसार इन घटनाक्रमों के बाद जहां अन्य अरब देश और कई इस्लामी मुल्कों ने मिस्र का बहिष्कार किया, वहीं 2 साल बाद 1979 में अमेरिका की मध्यस्थता से मीडिएटर से और मिस्र और इजराइल के संबंध में थोड़ी सा सामान्य हुए। इस कारण बस मिस्र और भारत के रास्ते अलग अलग हो चुके थे। और जानते हैं कि जब 2 दोस्त के बीच में तीसरा आ जाता है तो दोनों की दोस्ती ख़त्म हो जाती है। जब पश्चिम एशिया में भी बड़ा बदलाव आया, जिसके चलते सऊदी अरब व खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से बदल गईं। ओपेक की स्थापना हुई और
कच्चे तेल के दाम बढ़े। इन देशों को अपने निर्णय के लिए भारत की ज़रूरत महसूस हुई और भारतीय कंपनियां 1970 के दशक में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां जाने लगी। जाहिर है कि इन सभी कारण से भारत के हित स्वाभाविक तौर पर पश्चिम एशिया में मिस्र से कहीं ज़्यादा सऊदी अरब, अमीरात, कुवैत, अन्य खाड़ी देशों के साथ जुड़े गए। निस्संदेह गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक प्रकार से चलता रहा, लेकिन पहले जो करीबी भारत और मिस्र में थी वो कम हो गई। नतीजा ये हुआ कि 1997 के बाद नरेंद्र मोदी ही पहले प्रधानमंत्री हैं जो मिस्र की द्विपक्षीय यात्रा पर गए। अब कोविड महामारी और चीन की नीतियों के चलते विश्व व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा है। बीते 3 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी विस्तारित हुआ है और काफ़ी डेवलप हुई है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आर्थिक विशेषज्ञों का यह भी अनुमान है कि जल्दी भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। उद्योगों के कई क्षेत्रों में भारत का लोहा अब दुनिया मानने लगी है। सूचना प्रौद्योगिकी तो हमने एक विशेष स्थान बनाया है। भारतीय कंपनियां अब दुनिया के सभी विभिन्न भागों में निवेश कर रही हैं। क्योंकि मिस्र को अपनी बढ़ती आबादी के कारण निवेश की दरकार है, इस कारण भी अल सीसी सरकार ने भारत की ओर फिर से देखना शुरू कर दिया है। हालांकि वहाँ आज भी इखवान अल मुस्लिमीन का काफ़ी प्रभाव है, लेकिन न सिर्फ अल सीसी की हुकूमत बल्कि वहाँ की कई राष्ट्रवादी संस्थाएं भी इसके खिलाफ हैं। भारत चूँकि करीब 3 दशकों से इस्लामी कट्टरवादी तंजीमों के निशाने पर है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत और मिस्र की खुफिया सेवाओं व विदेश मंत्रालयों के बीच इन मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान हुआ होगा, उन पर सहमति भी बनी होगी। इस कट्टर पंथ को कैसे रोका जाए और इस्लामी कट्टरपंथी गुटों पर कैसे लगाम लगाई जाए, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के ज़माने में भारत व मिस्र ने औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ और विकासशील देशों की उन्नति के लिए आवाज़ उठाई थी, वैसा ही कुछ आने वाले दिनों में भी हो सकता है। और आपको बताएं कि आज भारत वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करना चाहता है और यहाँ के देश भी भारत की क्षमता समझने लगे हैं। इसलिए उनकी उम्मीद पर खरा उतरने की एक चैलेंज भारत और मिस्र दोनों के सामने है। मिस्र का उत्तरी अफ्रीकी भूभाग में एक विशेष स्थान है। अरब और इस्लामी दुनिया में वह खास हैसियत रखता है। वह एक विकासशील देश भी है और विकासशील देशों की प्रगति जो भारत चाहता है उस रास्ते पर वह हमारा सहयोग कर भी सकता है। दोनों देशों के रिश्तों में अब जो गहराई और तीव्रता आ रही है उससे यही प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल सीसी निस्संदेह एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं। अब लग रहा है कि रिश्तों में दूरियां का दौर ख़त्म हो रहा है। दोनों देश जो प्राचीन सभ्यताओं के भी प्रतीक हैं एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।